Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to lecture number 19 of differential geometry. लास्ट लेक्चर में हमने डुअल फॉर्म्स ऑफ ए फ्रेम फील्ड देखा था और उसके बाद हमने देखा था कि व्हाट आर कार्टेशियन स्ट्रक्चरल इक्वेशंस एंड देन वी सॉ दैट हाउ वी कैन यूज देम टू स्टडी दिस स्फेरिकल फ्रेम. आज के लेक्चर से हम सर्फेसेस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे. व्हाट आर सर्फेसेस इन R3 एंड इन पर्टिकुलर हम स्फीयर को प्रूव करेंगे कि जो प्रिसाइज डेफिनेशन हम सर्फेसेस की देंगे उसके मुताबिक स्फीयर एक सरफेस बन रहा है या नहीं बन रहा. उसके बाद हम देखेंगे देयर इज एन सिंपल वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए सरफेस और इस वे को हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा. जैसा कि आप जानते हैं कि वन ऑफ द एम ऑफ आवर कोर्स इज टू डिफाइन प्रॉपरली व्हाट आर सर्फेसेस. ये हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस की थी कि वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोर्स इज दैट वी वांट टू डिफाइन सर्फेसेस प्रॉपरली. मैथमेटिकल डेफिनेशन देना चाह रहे हैं हम सरफेस की सो दैट वी कैन डील विद देम इन ए मोर एफिशिएंट वे. और उसके बाद हम ये देखेंगे हाउ टू डू कैलकुलस ऑन सर्फेसेस. सो ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी. व्हाट डज दिस मीन दैट टू डू कैलकुलस ऑन सरफेस. सो टू डू कैलकुलस ऑन सरफेस मीन हमने कैलकुलस में जो फंक्शंस पढ़े हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ प्लेन में कुछ ऐसे बनेगा. अब मैं इस प्लेन को कंसिडर कर सकता हूं कि ये प्लेन जो है R3 में पड़ा हुआ है. सो लेट्स से दिस इज द प्लेन और इसमें दीज आर द एक्सिस और जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा. अब गिवन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स I can differentiate y, I can integrate y and I can do the other operations of calculus. So the same is the case with this plane जिसको हमने imagine किया हुआ है कि ये R3 में पड़ा हुआ है. अब अगर मैं इस plane को bend कर दूं in some way, so let's say there is one way of bending it like this. So now we are on this plane or something like this situation exists in here. So just consider मेरे पास एक पेपर है उस पर मैंने एक कर्व को स्केच किया. अब मैं अगर इस पेपर को बेंड कर दूं तो मेरे पास कर्व कुछ इस किस्म की बन जाएगी. Now the problem is can I do the same operation on this curved surface or curved plane. So this is the question in hand. अब प्रॉब्लम ये है कि जैसा कि हमें पता है कि अगर मैं इंटीग्रेट करने लगूं तो y dx आएगा. So what are these dx's in these planes, in these curved planes, and similarly what does this integral mean and other things. So इन चीज़ों की तरफ हम बाद में आएंगे लेकिन इस चैप्टर में हम देखेंगे कि what is the proper definition of surface and then we will be able to go to the next step on how to do calculus on surfaces. So आज के लेक्चर से हम surfaces को डिस्कस करेंगे. surfaces in R3 को देखेंगे कि how do we define them properly mathematically and then next chapters में हम ये देखेंगे how to do calculus on these surfaces. सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं पैच को. सो व्हाट इज ए कोऑर्डिनेट पैच. ए कोऑर्डिनेट पैच इज जस्ट ए मैपिंग विच इज 1-to-1 एंड रेगुलर. इन तमाम टर्म्स को हम एक एक करके देखेंगे कि इन तमाम टर्म्स का क्या मीनिंग है. रेगुलर हमने मैपिंग्स को पहले डिस्कस किया हुआ और हम इसको रिकॉल करेंगे आज. व्हाट इज 1-to-1 फंक्शन ये हमें पता है. व्हाट इज ए मैपिंग इनको हमने पहले डिस्कस किया हुआ है. सो इसको हम जस्ट आज रिकॉल करेंगे. सो बेसिकली इट्स ए मैपिंग फ्रॉम एन ओपन सेट D. So
इसमें जो कीवर्ड्स आ रहे हैं वो इट्स ए मैपिंग. we know how to define a mapping. What is one to one function? We know that. What is regular? हमने देखा है, आज हम दोबारा देखेंगे. ओपन सेट D. सो ओपन सेट मीन्स अगर कोई सा भी मैं सेट लूं R2 में तो उसकी बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है. लेट्स से मैं एक और सेट लेता हूं, लेट्स से इट्स ए बॉक्स. तो अगर इसमें बाउंड्री इंक्लूडेड है तो इट्स नॉट ओपन. सो बेसिकली it is not open. So what is open? So the set with no boundary. So this is open. So similarly इस केस में आप देख सकते हैं इसकी जो बाउंड्री लाइन है ये डैश्ड लाइन है. So इसका मतलब है इसकी बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है. So it is an open set. So a coordinate patch is a mapping from this open set to R3. अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक शीट ही क्यों बन रही है इसका इमेज. ये कोई लाइन भी बन सकती है और ये कोई पॉइंट भी बन सकता है और ये कोई वॉल्यूम क्यूब भी बन सकता है. लेकिन ऐसा क्यों है कि ये हमारे पास एक शीट ही बन रही है. तो इसका आंसर ये है कि दिस इज बेसिकली रिक्वायर्ड बाय दीज कंडीशंस. तो ये जो कंडीशंस हम इम्पोज कर रहे हैं इसके मुताबिक हमारे पास ये एक शीट ही बनेगी. सो दैट्स हाउ वी डिफाइन ए कोऑर्डिनेट पैच. सो लेट्स सी वन बाय वन व्हाट इज ए मैपिंग. सो मैपिंग हमने पहले लेक्चर्स में हमने डिफाइन किया था. सो व्हाट इज ए मैपिंग? ए मैपिंग इज ए फंक्शन फ्रॉम Rn टू Rm विच इज डिफरेंशिएबल. और डिफरेंशिएबल का क्या मतलब है? जिसके तमाम के तमाम यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट फंक्शंस डिफरेंशिएबल है. सो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक मैपिंग है फ्रॉम R3 टू R1. सो लेट्स से वन ऑफ द एग्जांपल कुड बी x y z गोइंग टू x y z. सो अगर मैं R3 का कोई सा भी पॉइंट लूं, लेट्स से 1 2 3, तो इसका इमेज अंडर दिस मैप क्या आएगा? सो f of 1 2 3 is equal to 1 into 2 into 3 which is 6, which is a real number. So given any point of R3, the image of that point is a point on R1. So in this case it is a function from R3 to R. Similarly हमने curves के बारे में देखा था. What are curves? These are functions from R1 to R3. So for example हमने helix के बारे में देखा था. So helix cosine t, sin t and t. कोई सा भी रियल नंबर ले t, इसका जो इमेज है वो हमारे पास R3 में आ रहा है. And the mapping has this requirement कि इसमें जितने भी इसके फंक्शंस आ रहे हैं कोऑर्डिनेट फंक्शंस वो तमाम के तमाम डिफरेंशिएबल है. अब इस केस में कोऑर्डिनेट फंक्शन एक ही आ रहा है x y z. सो दिस इज डिफरेंशिएबल. इस केस में हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट फंक्शन है और ये तीनों के तीनों डिफरेंशिएबल हैं. सो f इज ए मैप एंड दिस f इज आल्सो ए मैप. सो बेसिकली जब हम कहते हैं कि एक फंक्शन है फ्रॉम Rn टू Rm, तो जो बेसिकली हमारे पास रिक्वायरमेंट आ रही है वो ये है कि तमाम के तमाम जो कोऑर्डिनेट फंक्शन हैं वो डिफरेंशिएबल हैं. सो कोऑर्डिनेट पैच की डेफिनेशन में अगर आप देखें तो हमने मैपिंग कहा हुआ है कोऑर्डिनेट पैच को. तो इसका मतलब है उसके तमाम के तमाम जो कोऑर्डिनेट फंक्शंस हैं वो डिफरेंशिएबल हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन कि एक मैप जो है वो रेगुलर है. ये हमने शुरू के लेक्चर्स में देखा था. आज हम इसको रिवाइज करते हैं. सबसे पहली बात तो ये है कि गिवन एनी मैपिंग f और कोई सा भी हमारे पास टेंजेंट वेक्टर टू Rn है एट पॉइंट P. सो लेट्स से दिस इज Rn एंड दिस इज Rm. Then there is a line associated
टू दिस पॉइंट एंड दिस वेक्टर v, कौन सी लाइन है जो कि इस पॉइंट p से पास करेगी और इस वेक्टर v के पैरेलल है. सो दिस इज द लाइन डिफाइंड बाय दिस पॉइंट p एंड दिस वेक्टर v. इस लाइन का अगर हम इमेज ले लें अंडर दिस फंक्शन f, क्योंकि दिस लाइन इज आल्सो कंटेन्ड इन Rn और f इज अ फंक्शन फ्रॉम Rn टू Rm, तो मैं इस लाइन के हर एक पॉइंट का इमेज ले सकता हूं अंडर दिस फंक्शन f, और ये मेरे पास इन जनरल एक कर्व बनेगी इन Rm. अब हम मैपिंग डिफाइन करते हैं f लोअर स्टार ऑफ v. बेसिकली we define this function to be the initial velocity vector of the curve. So basically इस curve को consider करें आप. So this curve is basically f of p plus tv. इस curve में जो initial velocity vector है, so initial velocity vector means आप बीटा प्राइम लें और उसमें t की जगह 0 पुट कर दें. So basically कर्व का वो पॉइंट जो कि t इज इक्वल टू 0 के कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, वहां पे आप टेंजेंट वेक्टर लेंगे. सो द रिजल्टिंग फंक्शन f लोअर स्टार sends tangent vectors to Rn to tangent vectors to Rm and is called the tangent map of f. So ये चीज हमने डिफाइन की थी. Given any mapping we can define a map f lower star जो कि tangents of Rn को सेंड करेगी टू द टेंजेंट्स ऑफ Rm, और इसको हम कहते हैं टेंजेंट मैप, क्योंकि ये टेंजेंट वेक्टर्स को टेंजेंट वेक्टर्स पे सेंड कर रही है. नाउ ए मैपिंग इज रेगुलर प्रोवाइडेड दैट एट एवरी पॉइंट p ऑफ Rn द टेंजेंट मैप इज 1:1. अब जैसा कि हमने देखा कि हाउ टू डिफाइन f लोअर स्टार, अब अगर मैं f लोअर स्टार में ये कंडीशन इम्पोज कर दूं, सो लेट्स गो बैक स्लाइड. सो अगर मैं इस f पे कंडीशन इम्पोज कर दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ उन वेक्टर्स को कंसिडर कर रहा है जो कि स्टार्ट ले रहे हैं फ्रॉम पॉइंट p, या जिनका जो इनिशियल पॉइंट है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो पॉइंट p है, तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूं टेंजेंट स्पेस टू Rn at point P की. So tangent space to Rn at point P इस सबसेट में, सबसेट ऑफ ऑल द टेंजेंट वेक्टर्स, इसमें वो वेक्टर्स आ रहे हैं जिनका इनिशियल पॉइंट P है. अब मैं एक मैप डिफाइन कर सकता हूं यूजिंग द सेम ऑपरेशन. f लोअर स्टार तो मैपिंग है फ्रॉम सेट ऑफ ऑल टेंजेंट वेक्टर्स, लेकिन मैं तमाम टेंजेंट वेक्टर्स नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ वो टेंजेंट वेक्टर्स ले रहा हूं जिनका इनिशियल पॉइंट P है. Then basically this is a restriction, so f lower star p. So इसके साथ मैं एक p लिख देता हूँ. It is a kind of restriction, और in other words मैंने जो डोमेन है f lower star की set of all tangent vectors से सिर्फ वो tangent vectors कर दिए जिनका इनिशियल पॉइंट p है. So और इसको मैं कह रहा हूँ this is f lower star p. So it is the same map, लेकिन इसकी जस्ट डोमेन जो है वो मैंने ज्यादा बड़ी डोमेन से छोटी डोमेन कर दिया. इसको सिर्फ मैंने tangent vectors to Rn at point P कर दिया, और डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये tangent vectors को लेगा और इसका जो आउटपुट है वो tangent vectors ही आएंगे. सो दिस इज द tangent मैप. और हमने कहा था कि ए मैपिंग इज रेगुलर एट एवरी पॉइंट P of Rn if the tangent map is 1:1. So a mapping f from Rn to Rm is regular provided that at every point P of Rn the tangent map is 1:1. So जो हमने tangent map define की उसको अगर हम restrict कर दें to point P और फिर उस restriction के बाद हमारे पास जो map आएगी वो 1:1 होगी, तो हम कहेंगे कि ये regular है at point P. और अगर यही condition satisfied हो रही है at each and every point, फिर हम कहेंगे the map is regular in general. और हमने ये भी देखा था कि ये जो मैप बन रही है f lower star of P, it's a linear map. ये एक linear transformation बन रही है from the vector space which is the tangent vectors to Rn at point P to another tangent space.
सो इट इज़ अ लीनियर मैप, और अगर ये लीनियर मैप है तो हम बेसिकली इसका मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये हमने देखा था क्या बनेगा, और इसको हमने नाम दिया था जैकोबियन मैट्रिक्स का। और हमने ये कहा था कि इट विल बी मच मोर यूजफुल प्रैक्टिकली अगर हम जस्ट जैकोबियन कैलकुलेट करें एट दैट पॉइंट P, जिस पॉइंट पे हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये मैप रेगुलर है या नहीं, उस पॉइंट पे जैकोबियन कैलकुलेट करें और जैकोबियन का रैंक देखें। अगर जैकोबियन का रैंक n है देन द मैप इज रेगुलर, और f lower star of P is 1 to 1. Now what is this n? So this n is the same as this n. So अगर f मैप है Rn to Rm तो इसका रैंक n होना चाहिए। सिमिलरली अगर f हमारे पास मैप है फ्रॉम R to R3 तो ऑफ कोर्स इसका रैंक 1 होना चाहिए, और अगर f मैप है फ्रॉम R2 to R3 तो इसका रैंक क्या होना चाहिए 2। और जैसा कि आप जानते हैं हमने जब पैच की डेफिनेशन की थी तो पैच इज ए फंक्शन फ्रॉम ए सबसेट, फ्रॉम एन ओपन सबसेट ऑफ R2 to R3। सो इसका मतलब है कि हम अगर ये रिक्वायर कर रहे हैं दैट दिस मैप इज रेगुलर, तो बेसिकली हम ये रिक्वायर कर रहे हैं द रैंक ऑफ द जैकोबियन इज 2। प्रॉपर पैचेस, सो वी रिक्वायर एक्स्ट्रा कंडीशन ऑन द पैच, और वो एक्स्ट्रा कंडीशन कौन सी है? वो ये है कि इट हैज़ टू हैव ए कॉन्टिन्यूअस इनवर्स। सो एक्स इनवर्स which is definitely a map from x of d. So what is x of d? The image of this set d under this x. So this patch is basically x of d. So x inverse is a map from x of d to R2, और this is well defined क्योंकि हमने require किया है that x is 1 to 1. So x is 1 to 1. So इस वजह से there will be a no problem regarding that. उसके बाद हम ये रिक्वायर कर रहे हैं that it has to be continuous, और इस कंडीशन की क्यों ज़रूरत पड़ी ये हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एग्जांपल करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी मैप्स हैं जिससे अगर हम सरफेस डिफाइन करें तो हमें ये कंडीशन रिक्वायर्ड होगी that x inverse must also be continuous, और अगर ये continuous नहीं होगा तो हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एग्जांपल करेंगे। सो एट द मोमेंट हम जस्ट ये अज्यूम कर लें कि ये चीज़ रिक्वायर्ड है टू डिफाइन द पैच, कि उसका जो इन्वर्स है वो भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। सो वी कॉल दिस काइंड ऑफ पैच इज प्रॉपर पैच। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेट पैच ज्योमेट्रिकली? हमने देखा कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट पैच, इट्स ए मैप फ्रॉम एन ओपन सेट ऑफ R2 to R3, और it has to be a map। इसके कोऑर्डिनेट फंक्शंस को डिफरेंशिएबल होना चाहिए, उसके बाद इसको 1 to 1 होना चाहिए, और उसके बाद इसको रेगुलर होना चाहिए, और देन वी आल्सो रिक्वायर दैट द पैच हैज़ टू बी प्रॉपर पैच। ये हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हम सर्फेसिस को डिफाइन करेंगे, बट एट द मोमेंट लेट्स कंसिडर व्हाट इज़ ए पैच। इन तमाम कंडीशंस को इम्पोज करने के बाद हमने ज्योमेट्रिकली क्या अचीव किया है, क्योंकि हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। सो बेसिकली वी आर स्टडिंग ज्योमेट्री यूजिंग टूल्स ऑफ कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा एंड अदर एरियाज। सो व्हाट इज हैपनिंग ज्योमेट्रिकली, हमने ये कंडीशंस क्यों रिक्वायर की हैं? सो अंडर ऑल ऑफ दीज कंडीशंस जो मेरे पास एट द एंड मैप बनेगी उसका बिहेवियर ये होगा कि it will take an open set of R2, और उस ओपन सेट को आप बेंड कर दें या स्ट्रेच कर लें, लेकिन आप उसको टीयर नहीं करेंगे। उसको लेट्स से अगर ये पीस ऑफ क्लॉथ है तो आप उसको फाड़ेंगे नहीं, और आप क्योंकि हमने ये भी रिक्वायर किया हुआ है कि x is 1 to 1, तो ऐसा भी नहीं होगा कि ये जो शीट है ये आपस में मिल रही है दो पॉइंट्स पे। सो ऐसा भी नहीं है कि लेट्स से
सो ऐसा नहीं है कि देयर इज ए लाइन जहाँ पे ये शीट मिल रही है। सो क्योंकि ये 1 to 1 है, अगर इमेजेस इक्वल हैं तो पॉइंट्स इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई से भी मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लूँ और उनका इमेज सेम होगा। अगर किसी भी 2 पॉइंट्स का इमेज सेम होगा then the map will not be 1 to 1. So the sheet should not cross itself, और in other words ऐसा नहीं है कि शीट जो है एक दूसरे को, शीट के 2 पॉइंट एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सो टच करने का मतलब ये है कि उनकी वैल्यू इक्वल है, और इसका मतलब ये है कि x is not 1 to 1. So one of the requirements of the patch tells us कि जो शीट है ये केस नहीं है, और उसके अलावा कोई से भी 2 पॉइंट शीट के आपस में टच नहीं कर रहे। और उसके बाद हमने ये भी रिक्वायर किया कि इट हैज़ टू बी मैपिंग एंड इट हैज़ टू बी रेगुलर। और इन तमाम चीज़ों से हम ये रिक्वायर करते हैं कि इट इज़ 2 डायमेंशनल। सबसे पहली बात, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है या लाइन आ रही है या लाइन का कुछ पार्ट आ रहा है या कोई वॉल्यूम क्यूब आ रहा है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने जो कंडीशंस इम्पोज की हैं उसके मुताबिक इट हैज़ टू बी 2 डायमेंशनल, इट हैज़ टू बी ए शीट। उसके बाद इस शीट को कहीं से फटा भी नहीं होना चाहिए, और ये भी हमने रिक्वायर कर लिया है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द पैच। सो ये तमाम कंडीशंस रिक्वायर करके एट द एंड हमारे पास क्या बना, एक आप पीस ऑफ क्लॉथ लें या एक रबर शीट ले लें, उसको आप बेंड कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, फाड़ नहीं सकते आप, और किसी भी 2 पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट भी नहीं कर सकते, या कोई से 2 पॉइंट आपस में जोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि ये 1 to 1 है। सो इन जनरल व्हाट इज ए पैच, हमने एक ओपन सेट लिया है R2 का, और उसको हम किसी भी तरीके से R3 में, तो जैसा कि इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये R2 में है शीट, इसकी बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है। सो excluding the boundary it has to be open set। इसको अगर मैं R3 में ले जाऊं, so this is the sheet in R3, this is Y, this is X, this is Z। आप देखें कि इसको मैं R3 में ले गया हूं और इसको मैंने थोड़ा सा बेंड कर दिया, थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया है इस डायरेक्शन में, और थोड़ा सा इस डायरेक्शन में मैंने स्क्वीज कर दिया है, और थोड़ा सा मैंने इसको बेंड भी कर दिया, देयर इज ए कर्वेचर इन हेयर। सो दिस इज ए पैच, क्योंकि कोई से 2 पॉइंट्स आपस में टच नहीं कर रहे, ये कहीं से फटी शीट नहीं है, और इट इज ए 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। सो ए पैच is basically a way of taking an open set of R2 and then stretching it, bending it and turning it into a subset of R3। इसकी सबसे जो important geometrical example है वो ये है कि it has to be a rubber शीट। सो एक रबर ले लें आप, उसका इतना पैच ले लें, उस रबर के साथ जितने भी ऑपरेशन आप कर सकते हैं, लेकिन उस रबर की जो पार्ट है उसको फटना नहीं चाहिए कहीं से, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई से 2 पॉइंट्स आपस में टच कर रहे हों। सो अगर ऐसा आप कर सकते हैं देन इट विल बी अ पैच, इट विल बी अ कोऑर्डिनेट पैच। सो दैट इज व्हाट ए पैच इज ज्योमेट्रिकली। Now what is surface roughly? अब हम surface को define कर सकते हैं after defining this terminology of patch and proper patch. Now earth is a surface, we know that earth is a surface। अब अगर हम earth को गौर से देखें तो अगर मैं किसी एक पॉइंट पे खड़ा हूं तो मुझे earth बिल्कुल फ्लैट नजर आएगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे R2 है, लेकिन मुझे पता है कि अर्थ इज नॉट फ्लैट, अर्थ बिल्कुल भी प्लेन नहीं है, अर्थ इज बेसिकली ए स्फीयर। लेकिन अगर मैं इसको लोकली देखूं, मैं कहीं भी खड़ा होकर देखूं, तो मुझे अर्थ बिल्कुल फ्लैट नजर आएगी, बिल्कुल R2 की नजर आएगी। लेकिन अगर आप समुंदर पे चले जाएं तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अर्थ इज़ नॉट ए फ्लैट, और अर्थ में एक कर्वेचर है। सो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है
क्योंकि अगर आप तमाम की तमाम अर्थ देखना चाह रहे हैं तो बेसिकली आपको स्पेस में जाना पड़ेगा, लेकिन आप अगर समुंदर पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि वाई अर्थ इज़ नॉट फ्लैट। लेकिन नॉर्मली आप कहीं भी खड़े हैं जहाँ पे आप ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते तो आपको अर्थ फ्लैट नज़र आएगी। सो जब मैंने ये कहा कि अगर आप ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते देन यू फील दैट अर्थ इज़ फ्लैट। सो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि लोकली जब मैं बहुत नज़दीक नज़दीक देख रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं देख रहा, तो लोकली अर्थ इज R2 और some patch of R2. Now this is important turn. इस सेंटेंस से हम आगे चलेंगे to define surfaces properly. So locally it's R2 or some patch of R2, और अगर आप ज़्यादा प्रिसाइज होना चाहें तो it's either a part of R2 or a coordinate patch of R2. So for example, इस अर्थ को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, और हर पार्ट अगर आप देखें तो लेट्स से हम इस पार्ट को कंसिडर करें. सो दिस पार्ट इज बेसिकली समथिंग लाइक दिस. अगर आप इस पार्ट को गौर से देखें, इट इज नॉट कंटेन इन R2 क्योंकि देयर इज सम कर्वेचर इन हियर, देयर इज सम कर्वेचर इन हियर. So it is not R2 or it is not some subset of R2, but it is a coordinate patch. It can be considered as image of some open set of R2, क्योंकि हमने देखा था कि coordinate patch क्या है. coordinate patch ये है कि R2 का कोई open set लें, इसको bend कर दें, इसको stretch कर दें, तो हमारे पास इमेज ऑफ द कोऑर्डिनेट पैच आ जाएगा. सो बेसिकली इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ एज इमेज ऑफ सम ओपन सेट ऑफ R2 जिसको मैंने थोड़ा सा बेंड कर दिया और स्ट्रेच कर दिया. सिमिलरली इस तमाम अर्थ को मैं डिवाइड कर सकता हूँ पोर्शंस में, और तमाम के तमाम जो पोर्शंस हैं वो मेरे पास इमेज ऑफ द कोऑर्डिनेट पैच बन रहे हैं. सो दैट्स वन गुड ऑब्जर्वेशन जो कि हमने प्लैनेट अर्थ के बारे में की है, जो कि एक सरफेस है. सो लोकली इट लुक्स लाइक आइदर ए सबसेट ऑफ R2 और ए पैच. सो पैच मीन्स इमेज ऑफ ए सबसेट ऑफ R2 विद सम एक्स्ट्रा कंडीशंस. इसी चीज को हम आगे लेके चलेंगे. सो कोई सी भी आप सरफेस ले लें, सो इस केस में ये ट्रू होगा. Now we define x from D to R3 be a patch with x of D is subset of M, then this is called a patch in M. So हमने अभी तक जो पैच डिफाइन किया था it was from a subset of R2 to R3. लेकिन अगर मैं इस पे एक्स्ट्रा कंडीशन इम्पोज कर दूं कि ये R3 में तो जा रहा है लेकिन ये M में भी कंटेन्ड है. So ऐसा नहीं है कि इसका जो इमेज है वो सरफेस M के अंदर नहीं है और इसके बाहर भी हो सकता है. नहीं, अगर इसका इमेज M के अंदर भी कंटेन्ड है तो इसको हम कहेंगे इट्स ए पैच इन M. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऐसा फंक्शन लूँ x विच इज़ ए कोऑर्डिनेट पैच और जो कि R2 के किसी सबसेट लेट्स से D1 का इमेज है इनटू दिस स्फीयर, क्योंकि ये पोर्शन तमाम का तमाम स्फीयर में है. सो अगर इसका इमेज ये पोर्शन बन रहा है स्फीयर का, देन दिस इज ए पैच इन स्फीयर. और इन जनरल अगर कोई सी भी सरफेस हो इट विल बी ए पैच इन दैट सरफेस. और सेम प्रोसीजर कोई सी भी मैं सरफेस ले लूँ उसके लिए हो सकता है. अगर मैं एक सिलेंडर ले लूँ उसमें भी मैं लोकली ऐसे सबसेट्स डिफाइन कर सकता हूँ जो कि इमेज ऑफ द कोऑर्डिनेट पैचेस हैं इन दिस सिलेंडर. सिमिलरली इस केस में और सिमिलरली इस केस में, और ये तमाम की तमाम बेसिकली एग्जांपल्स हैं उन सर्फेसेस की जिस केस में ये ट्रू है कि मैं किसी भी पॉइंट पे खड़ा होके
एक लोकली ऐसा सबसेट बना सकता हूँ. सो लेट्स से यहाँ पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ. सो यहाँ पे मैं एक ऐसा पैच बना सकता हूँ which will look locally like a coordinate patch. So before defining the surface properly, हमें just one more definition is required. So what is that definition? A neighborhood in M of a point P is the subset of all points in M at a distance less than epsilon for some real number epsilon. So कोई सा भी मैं point P लूँ, this is the surface M, कोई सा भी मैं point P लूँ, then there exists for epsilon greater than 0 there exists a subset. इस सबसेट में कौन से पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस P से लेस देन एप्सिलॉन है. सो दिस इज कॉल्ड इन नेबरहुड ऑफ द पॉइंट P. सिमिलरली अगर मैं कोई सा भी पॉइंट Q ले लूं, सो व्हाट इज नेबरहुड ऑफ Q? नेबरहुड ऑफ Q for some epsilon greater than 0 is the set of all points in M whose distance from Q is less than epsilon. So इसमें ये बाउंड्री once again included नहीं है. Similarly इस केस में बाउंड्री included नहीं है. So that's how we define neighborhood of a point in a surface. So now we can define a surface properly mathematically. So what is a surface? A surface in R3 is a subset M of R3 such that for each point P of M there exists a proper patch in M whose image contains a neighborhood of P in M. So neighborhood की कंडीशन हम क्यों रिक्वायर कर रहे हैं? So जैसे कि हमने देखा कि अर्थ को या किसी और सरफेस को मैं डिवाइड कर सकता हूँ इनटू पैचेस, और हर एक जो पैच है वो इमेज होगा ऑफ सम ओपन सेट. बेसिकली इट इज ए इमेज ऑफ सम कोऑर्डिनेट पैच. अब ओपननेस की कंडीशन या इस नेबरहुड की कंडीशन हम इसलिए इम्पोज कर रहे हैं कि हम लोकली चीजें देखना चाह रहे हैं कि किसी भी पॉइंट P पे मैं खड़ा हूं तो एटलीस्ट इस पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा नेबरहुड होगा विच विल लुक लाइक इमेज ऑफ ए कोऑर्डिनेट पैच. सो बेसिकली ये जो रिक्वायरमेंट है दैट इट इज कंटेन्ड द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट P is contained in image of a coordinate patch is basically the requirement that कि किसी भी पॉइंट P पे उसके लोकल, so neighborhood जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है बिल्कुल लोकली हम बात कर रहे हैं. so उस लोकल एरिया में ये जो सरफेस है it will look like that it is image of some coordinate patch. So once again let's see the definition. A surface in R3 is a subset M of R3. So subset means it is contained in R3. So this is Y, this is Z, this is X. So that's the first requirement, a subset of R3. Such that for each point P of M, मैं किसी भी point पे, so each point की बात हो रही है, so basically surface के किसी भी point पे हम point P ले सकते हैं. So इस point पे भी हम ले सकते हैं. So let's say this is the point Q. Then this point, any point P must be contained in a neighborhood. So there exists a neighborhood of point Q or point P such that this neighborhood is contained in, so there exists a proper patch in M whose image contains a neighborhood. So this neighborhood is contained in image of some proper patch in M. So हमने पैच की डेफिनेशन की है, उसके बाद हमने रिक्वायर किया था it has to be a proper patch, और उसके बाद हमने ये डिफाइन किया था what is a patch in M. वो पैच जिसका इमेज सारे का सारा M में कंटेंड हो उसको हमने कहा था this is a patch in M. So कोई सा भी और पॉइंट ले लें, उस पॉइंट के लिए एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा such that this neighborhood is contained in image of some proper patch in M. So if this is true for each and every point of the surface, then we say that it is a surface in R3. So that is the proper mathematical definition of surface.
सो इसी डेफिनेशन को हम लेके आगे चलेंगे और ये देखेंगे कि इस डेफिनेशन के साथ हमारे पास काफ़ी आसानियां पैदा हो जाएंगी मैथमेटिकली। सो जब हम चीज़ों को मैथमेटिकली डिफाइन करने लगेंगे, देन दिस डेफिनेशन विल हेल्प अस। नाउ लेट्स सी इफ स्फीयर इज अ सरफेस और नॉट। सो स्फीयर के केस में क्यों ऐसा पॉसिबल है कि वी कैन डिफाइन फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट इन नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट which is contained in a proper patch in M. So start from the definition of the sphere. What is sphere? A sphere is the set of all points in R3 whose distance from origin is 1. That is the points P such that this norm of P, which is basically the length of the vector from origin to that point, this length is equal to 1. So that's how we define sphere. अब हम देखते हैं कि स्फीयर एक सरफेस बनती है या नहीं बनती, और स्फीयर के केस में हम उस डेफिनेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे और ये देखेंगे कि स्फीयर उस डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है या नहीं। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? स्फीयर को मैं सरफेस प्रूव करने लगा हूं। रिक्वायरमेंट ये है कि ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी कंटेन्ड इन ए नेबरहुड such that that neighborhood is contained in the image of a proper patch in sphere. अब उसके लिए स्ट्रेटजी सिंपल है, मैं की पॉइंट्स ले लेता हूं। लेट्स से मैं नॉर्थ पोल ले लेता हूं। अगर मैं नॉर्थ पोल को कंसिडर करूं, सो नॉर्थ पोल के लिए मैं एक ऐसा नेबरहुड बनाऊंगा सच दैट दिस नेबरहुड इज कंटेन्ड इन कोऑर्डिनेट पैच। उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि ये सेम जो नेबरहुड है ये कितने और पॉइंट्स के लिए वर्क करेगा। सो उसकी तरफ हम बाद में आएंगे। सो लेट्स जस्ट कंसिडर नॉर्थ पोल। सो नॉर्थ पोल के लिए अब हम एक ऐसा नेबरहुड डिफाइन करना चाह रहे हैं स्फीयर का सच दैट दैट नेबरहुड इज कंटेन्ड इन द इमेज ऑफ ए कोऑर्डिनेट पैच। सो हम जो सेंटर ऑफ द स्फीयर है उसको ओरिजिन ले लेते हैं और डेफिनेटली नॉर्थ पोल को हम अलोंग z एक्सिस ले लेते हैं और x और y एक्सिस है हमारे पास। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द नॉर्थ पोल देन? सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ नॉर्थ पोल आर बेसिकली x कोऑर्डिनेट 0, y 0 और z कोऑर्डिनेट 1 आ रहा है हमारे पास। सो दैट्स व्हाट द नॉर्थ पोल इज। उसके बाद हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं स्फीयर की सरफेस से एक्स वाई प्लेन पे। सो स्फीयर है R3 में, हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर टू एक्स वाई प्लेन। और मैपिंग हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? कोई सा भी आप पॉइंट ले लें स्फीयर के ऊपर। सो लेट्स से दिस पॉइंट। अब ये पॉइंट जो है R3 में है और इस पॉइंट पे हम कैसे अप्रोच करते हैं कि हम ट्रैवल करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, उसके बाद ट्रैवल करते हैं अलोंग वाई एक्सिस, उसके बाद बेसिकली ट्रैवल करते हैं अलोंग जेड एक्सिस। सो इस पॉइंट में हम अप्रोच करते हैं। सो ट्रैवल अलोंग एक्स एक्सिस, ट्रैवल अलोंग वाई एक्सिस एंड देन ट्रैवल अलोंग जेड एक्सिस। तो इस पॉइंट पे अप्रोच करते हैं। सो दिस पॉइंट हैज एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। लेट्स से इसके जो x, y, z कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1, y1 एंड z1। अब इस पॉइंट को अगर मैं प्रोजेक्ट कर दूं टू एक्स वाई प्लेन, सो प्रोजेक्ट मींस ये जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 एंड 0, इसको मैं कहता हूं दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट x1, y1, z1 ऑन एक्स वाई प्लेन। सो इस पॉइंट को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं ऑन एक्स वाई प्लेन। सिमिलरली अगर मैं स्फीयर का ये जो अपर पार्ट है और इन अदर वर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सो जो स्फीयर का सिर्फ ऊपर वाला पार्ट है, इसके मैं हर एक पॉइंट को प्रोजेक्ट कर सकता हूं ऑन एक्स वाई प्लेन। सो बेसिकली देयर इज ए मैप फ्रॉम द स्फीयर टू R2 और ये जो नीचे मेरे पास सर्कल बनेगा बेसिकली ओपन सर्कल बनेगा। सो लेट्स जस्ट कंसिडर दिस सर्कल
सो दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. सो इसको हम फ्रॉम द टॉप देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं. और दिस इज z एक्सिस, दिस बिग डॉट इज z एक्सिस. सो इस जो स्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसका इमेज ये ओपन डिस्क बनेगी. सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इनसाइड दिस डिस्क बट नॉट ऑन द डिस्क, क्योंकि इसमें जो बिल्कुल एंड वाला सर्कल है या जिसको इक्वेटर भी कह सकते हैं आप, ये इक्वेटर इंक्लूडेड नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी हैव दिस ओपन सेट. सो एवरी पॉइंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर apart from this equator can be mapped onto this set D of R2. So इस केस में R2 क्या है? XY plane. Now we define this map which is x from D to the sphere sigma such that x of uv is equal to uv square root of 1 minus u square minus v square. और ये मैप हमने कैसे डिफाइन की है? इस मैप में आप देखें कि given any point uv of the xy plane, how to get a point which is exactly on top of it and is on the sphere. So इस पॉइंट के बिल्कुल exactly ऊपर जो स्फीयर का पॉइंट है उसको कैसे हम अचीव करते हैं? So इस पॉइंट का जो z कोऑर्डिनेट है स्फीयर का वो हम फाइंड आउट करते हैं. So let's see how do we define a sphere. So sphere is basically set of all points, let's say z square plus u square plus v square is equal to 1. So that's how we define a sphere. So इस केस में basically हम x और y लेते हैं, लेकिन हम u और v भी ले सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं this is u axis and this is v axis. So it is the same as saying z square plus x square plus y square is equal to 1. और क्योंकि हम इस एक्सिस को u एक्सिस ले रहे हैं और इस एक्सिस को v एक्सिस ले रहे हैं, so it is the same as saying set of all points such that z square plus u square plus v square is equal to 1. Now given u and v, given a point in this uv plane, how to find a point on the sphere which is exactly on top of it? So how to find it? यहाँ से जस्ट आप z की वैल्यू निकाल लें. So z is equal to 1 minus u square minus v square square root plus minus. अब यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है तो मैं प्लस लूँ या माइनस लूँ, क्योंकि पॉइंट सिर्फ एक ही है, पॉइंट दो नहीं है. So अगर आप यहाँ से गौर से देखें, it is the positive z axis. So the northern hemisphere मैं ले रहा हूँ, ये पॉजिटिव x एक्सिस की साइड पे है. So इसलिए मैं सिर्फ पॉजिटिव लूंगा और नेगेटिव को इग्नोर कर दूंगा. So what is z then? 1 minus u square minus v square square root. So given u and v in this open disk, so this disk in xy plane, और अगर हमने x को u और y को v लिया तो in the uv plane, this is the open disk. इसका कोई सा भी point given हो, then there is a point on the sphere on top of it. So this is the point. There is a point on the sphere on top of this point, और अगर इसके coordinates u और v हैं, then the coordinates of the point on top of it are u v 1 minus u square minus v square square root. So basically this criteria gives us a map from this open disk D of R2 to the surface of the sphere. So we have a map from an open set of R2 to northern hemisphere except for this equator. अगर आप गौर से देखें तो बेसिकली हमने ऑलमोस्ट एक मैप डिफाइन की है. अभी हम देखेंगे कि ये मैप है या नहीं है, या ये पैच बन रहा है या नहीं बन रहा, लेकिन अभी तक हमने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया है which will give us a map from an open set of R2 to northern hemisphere except for this equator. और अगर हम equator निकाल दें then it will be an open set of the sphere. So basically एक map आ गई है from open set of R2 to open set of the sphere.
अब हम ये देखते हैं कि अगर x ऑफ d, ये जो हमने मैप डिफाइन किया x, if x of d satisfies all the conditions of the patch and proper patch, then for this northern point or this north pole हमारे पास एक पैच आ गया है containing an neighborhood of this north pole. So सिर्फ और सिर्फ इस नॉर्थ पोल की बात हो रही है. इस नॉर्थ पोल के लिए हमारे पास एक ओपन नेबरहुड है which is image of some open set of R2. अब it is a map क्योंकि आप देख सकते हैं u, v and square root of 1 minus u square minus v square, all of these three functions are differentiable. So the first condition is satisfied that this is a map. Secondly, आप देख सकते हैं कि किसी भी एक पॉइंट का जो इमेज है हमेशा यूनिक आएगा. ऐसा नहीं है कि मैं इस डिस्क में से एक पॉइंट लूं तो इसके इमेज दो आ रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. कोई सा भी मैं एक पॉइंट लूंगा, इसके ऊपर स्फीयर का एग्जैक्टली एक पॉइंट है, so इसका मतलब है it is a one-to-one map. So the geometric construction tells you that it is a one-to-one map. अगर आप इसको algebraically भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं when the images of two points are equal, then the points are equal. So if x of u1 v1 is equal to x of u2 v2, then you need to prove that this implies using this definition, this implies that u1 is v1 is equal to u2 v2. So this holds. So this is an algebraic way of saying the thing. और अगर आप geometrically देखना चाह रहे हैं तो this is very clear that it is a one-to-one map. अब एक और कंडीशन भी थी और वो कंडीशन थी that it has to be a regular map. और रेगुलर मैप के लिए हमने क्या देखा था कि किसी भी पॉइंट पे उसका जो जैकोबियन बन रहा है वो जैकोबियन आपके पास रैंक n का होना चाहिए, और इस केस में d is a subset of R2, so the rank of the Jacobian must be equal to 2. So let's see. So हमारे पास जो कोऑर्डिनेट पैच आ गया है, this is from the set D which is open disk in R2 and it's taking uv to basically u, v and 1 minus u square minus v square. So basically इस केस में आपके पास तीन कोऑर्डिनेट फंक्शंस हैं. So this is f1, f2 and f3 और हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, u and v. So इस साइड में आप वेरिएबल्स लिखेंगे और इस साइड में आप f1, f2, f3 लिखेंगे. So let's see what is the Jacobian. So the Jacobian of x is basically partial f1 by partial u, partial f1 by partial v, partial f2 by partial u, partial f2 by partial v, partial f3 by partial u and partial f3 by partial v. So this is the Jacobian. अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं. What is partial f1 by partial u? This is 1. What is partial f1 by partial v? 0. Partial f2 by partial u, so this is f2. So partial f2 by partial u is 0. Partial f2 by partial v is 1. What is partial f3 by partial u? So इसका हम derivative लेंगे with respect to u, partial derivative. So this is basically 1 over 2 1 minus u square minus v square and multiplied with minus 2u. Similarly minus 2v divided by 2 1 minus u square minus v square. क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं सो इसलिए v का डेरिवेटिव 0 है इस केस में और इस केस में u का डेरिवेटिव 0 है. अब आप इजीली देख सकते हैं कि अगर मैं इन टर्म्स को इग्नोर भी कर दूं तो फिर भी मेरे पास जो रैंक है वो 2 ही बन रहा है, क्योंकि इन टर्म्स को इग्नोर करने के बाद भी, सो लेट्स जस्ट इग्नोर दीज टर्म्स, उसके बाद भी इसका रैंक जो है वो 2 ही बन रहा है. सो कोई सा भी मैं पॉइंट ले लूं, u और v इज एनी पॉइंट, स्टिल the rank of this Jacobian is 2, क्योंकि इस जो सब मैट्रिक्स बन रहा है
इसका रैंक 2 है, सो इन टर्म्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो बेसिकली द रैंक ऑफ द जैकोबियन इज 2 फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट. और हमने क्या डिफाइन कर दिया है, हमने नॉर्थ पोल के लिए एक ऐसा ओपन सेट फाइंड आउट किया है विच इज इन फैक्ट इमेज ऑफ ए कोऑर्डिनेट पैच. और इसका जो इन्वर्स है वो आप इजीली देख सकते हैं, इट इज कॉन्टिन्यूस, सो इट इज ए प्रॉपर पैच. सो व्हाई द इन्वर्स इज कॉन्टिन्यूस, लेट्स गो बैक टू द स्लाइड. व्हाट इज एक्स इन्वर्स? सो एक्स इन्वर्स क्या करेगा, एक्स इन्वर्स स्फीयर के पॉइंट्स लेगा और हमें डिस्क के पॉइंट्स देगा. सो यू कैन सी दैट it is a continuous function. So the inverse of x is continuous function. So we have defined a proper patch of the north pole. अब next question ये है कि हमने north pole के लिए एक proper patch define किया है. अब ये patch कितने और points को serve कर सकता है? ये same patch true होगा और the same patch is the patch for how many other points. So अगर मैं यहाँ एक और पॉइंट ले लूँ, ये इस पॉइंट का भी प्रॉपर पैच है. अगर मैं यहाँ एक पॉइंट ले लूँ, इस पॉइंट का भी प्रॉपर पैच है. सिमिलरली फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सेप्ट फॉर द इक्वेटर, सो नॉट इक्वेटर और द बिग सर्कल, इसके अलावा सो ये इंक्लूडेड नहीं है. इसके अलावा मैंने जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसके हर एक पॉइंट के लिए एक प्रॉपर पैच डिफाइन कर दिया है, क्योंकि द सेम पैच विल सर्व एज द प्रॉपर पैच फॉर दैट पॉइंट. क्योंकि ये तमाम के तमाम पॉइंट्स कंटेन्ड हैं इस ओपन सेट में, और ये जो ओपन नेबरहुड है दिस इज बेसिकली इमेज ऑफ ए प्रॉपर पैच. सो दिस इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट. सो इसका मतलब है इस सर्कल को इंक्लूड करके और इसके नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं वो रह गए हैं. उसके लिए हम क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर करते हैं और हम नॉर्दर्न पोल की बजाय हम अब साउथ पोल कंसिडर करते हैं. और साउथ पोल के क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, 0 0 -1. और प्रोसीजर सेम है हमारे पास. प्रोसीजर क्या है हमारे पास कि हम कोई सा भी सॉदर्न जो हेमिस्फीयर बन रहा है उसका कोई सा भी एक पॉइंट लेते हैं और उसका इमेज लेते हैं ऑन टॉप ऑफ इट, जो कि इस डिस्क में है. सो वंस अगेन यू विल गेट ए मैप. सो इस केस में हमारे पास मैप क्या बनेगी, uv इज इक्वल टू uv माइनस 1 माइनस u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर. सो जैसा कि आपको याद हो हमने वहां पॉजिटिव लिया था, लेकिन इस केस में हम नेगेटिव लेंगे. सो दैट्स हाउ वी कवर each and every point in the southern hemisphere, लेकिन once again no equator. इक्वेटर इसमें भी शामिल नहीं है. सो अब हम क्या करें जी, अभी तक जो चीज हमने अचीव की है, वी कैन फाइंड ए प्रॉपर पैच. सो बेसिकली आई एम लीविंग दिस एज एन एक्सरसाइज कि आप इसको घर पे देख सकते हैं कि why this satisfies the properties of a proper patch, why this is a map. सबसे पहली बात, why this is 1-to-1 and why this is regular. once again आप उसमें जैकोबियन कैलकुलेट करेंगे, उसका रैंक देखेंगे, and then why the inverse is continuous. So this is an exercise to check that all of these properties holds for this coordinate patch as well. So साउदर्न हेमिस्फीयर के तमाम पॉइंट्स के लिए और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के तमाम पॉइंट्स के लिए हमने कोऑर्डिनेट पैच फाइंड आउट कर लिया, एक्सेप्ट फॉर द इक्वेटर. इक्वेटर दोनों केसेस में शामिल नहीं था. अगर इक्वेटर शामिल कर लेते तो हमारे पास जो डिस्क बन रही थी वो ओपन नहीं रहती, लेकिन हमें पैच की डेफिनेशन के मुताबिक ओपन डिस्क चाहिए. सो अगर इक्वेटर को शामिल कर लेते तो हमारे पास वो जो डिस्क थी वो ओपन न रहती. अब इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पैच हमने फाइंड आउट करना है जो कि इक्वेटर पे है. उसके लिए हम ये करते हैं, हम एक और पॉइंट कंसिडर करते हैं. सो वी कंसिडर द पॉइंट. सो सबसे पहले हमने इसको कंसिडर किया, नॉर्थ पोल को, उसके बाद हमने साउथ पोल को कंसिडर किया. अब हम इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 0 1 0. अगर हम इस पॉइंट को कंसिडर करें तो बेसिकली
जो मेरे पास ये हेमिस्फीयर बन रहा है, ये वाला जो पार्ट है, सेम प्रोसीजर होगा, और इस केस में वंस अगेन जो डिस्क बनेगी वो कंटेन्ड होगी एक्स जेड प्लेन में. सो द डिस्क विल बी कंटेन्ड इन एक्स जेड प्लेन. So this is the disk D in this case. So the disk is contained in XZ plane. So let's say this is X and this is Z. और इस केस में हमारे पास ये डिस्क बनेगी, और इस केस में X क्या बनेगा. Once again I am leaving this as an exercise. ये आपकी एक्सरसाइज है कि आपने डिफाइन करना है कि what will be the map X in this case from this disk D, which is the unit disk of R2. so इस केस में R2 क्या है, XZ प्लेन, XZ प्लेन, और ये जो पार्ट है हेमिस्फीयर, क्या मैप बनेगी. सिमिलरली हम इस पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं which is exactly on the opposite side of this point. so ये पॉइंट कौन सा बन रहा है हमारे पास, ये पॉइंट है हमारे पास 0, -1, 0. so इस केस में भी हम एक हेमिस्फीयर डिफाइन कर सकते हैं, और इस केस में वंस अगेन आप एक मैप डिफाइन कर सकते हैं, और इस केस में डिस्क जो है वो सेम डिस्क D है, और वंस अगेन जैसा कि हमने इक्वेटर को एक्सक्लूड कर दिया था, इस केस में भी ये जो बीच में सर्कल है जो कि बाउंड्री है डिस्क की, ये इंक्लूडेड नहीं है. सो नॉट इंक्लूडेड. सो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इनको सेंटर बना के हमने हेमिस्फीयर्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, और उन हेमिस्फीयर्स से बेसिकली हमने प्रूव किया कि दीज आर प्रॉपर कोऑर्डिनेट पैचेस. अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कौन से पॉइंट्स बच गए हैं. सो सबसे पहले हमने नॉर्थ पोल कंसिडर किया, उसके बाद हमने साउथ पोल कंसिडर किया. इस तमाम में जो पॉइंट्स बच गए थे उसको मैं रेड लाइन से इंक्लूड कर रहा हूं. सो इन तमाम पॉइंट्स के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स इंक्लूडेड थे. अब जब मैंने इसको सेंटर लेके एक हेमिस्फीयर डिफाइन किया, और जब मैंने इसको सेंटर लेके हेमिस्फीयर डिफाइन किया, तो तमाम पॉइंट्स इंक्लूडेड थे एक्सेप्ट फॉर दीज रेड पॉइंट्स. सो बेसिकली मेरे पास दो इंटरसेक्शंस आ रही हैं, एक ये इंटरसेक्शन है और एक ये इंटरसेक्शन है. सो इसका मतलब है इन तमाम पॉइंट्स के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं दे आर कंटेन्ड इन ओपन सेट्स which are in fact contained in images of proper patch. so इन दो पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स को इंक्लूड करने के लिए हम 1, 0, 0 पॉइंट को सेंटर बना के एक हेमिस्फीयर कैलकुलेट करेंगे, और सिमिलरली -1, 0, 0 को सेंटर बना के एक हेमिस्फीयर बनाएंगे, ताकि ये दोनों पॉइंट्स भी इंक्लूड हो जाएं. अगर हम इन 6 हेमिस्फीयर्स को कंस्ट्रक्ट कर लें तो स्फीयर के तमाम पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे, एंड देन वी कैन प्रूव दैट ए स्फीयर इज ए सरफेस. सो वंस अगेन इन मैप्स को जिनका जो सेंटर है वो 1, 0, 0 है, और जिनका जो सेंटर है -1, 0, 0 है, इन मैप्स को डिफाइन करना मैं एज एन एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ. सो वंस अगेन दिस इज एन एक्सरसाइज. So the purpose of the sphere example was to illustrate the definition. There are much simple ways of defining surfaces. जैसा कि हम अगले lectures में देखेंगे कि there are much simple ways of proving that कि अगर कोई भी equation given हो, how to prove that this is equation of a surface. लेकिन इस example का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि देखें कि कैसे हम जो basic definition है उसको apply करके prove कर सकते हैं कि कोई भी जो सरफेस अगर है वो सरफेस है या नहीं.
जो और प्रॉपर डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है कोई सरफेस या नहीं. नाउ फ्रॉम द स्फीयर एग्जांपल वी कैन गेस द फॉलोइंग. हमने बेसिकली ऐसे कोऑर्डिनेट पैचेस बनाए थे जो कि इस किस्म के थे, जो कि गिवन एनी u एंड v, आपके पास uv और f ऑफ uv आ रहा था. तो उस केस में हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा था uv फॉर एग्जांपल, जो पहला हमने हेमिस्फीयर बनाया था u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, एंड दिस वाज बेसिकली a subset of the sphere. So this was a patch. Similarly, in general हम define कर सकते हैं कोई सा भी पैच को like this, uv f of uv, और इस किस्म के पैचेस को हम कहते हैं मोंगे पैचेस. So इस केस में what is a मोंगे पैच? आप कोई सा भी सबसेट ले लें R2 का, so this open set with no boundary, ये आप ले लें. इस केस में जो इस सरफेस पे पॉइंट्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? दीज आर बेसिकली कंस्ट्रक्टेड इन द फॉलोइंग वे. कोई सा भी मैंने पॉइंट्स uv लिया इन दिस प्लेन ऑफ yx, और उस पे फंक्शनल वैल्यू जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो उसको मैं z कोऑर्डिनेट ले लेता हूं. सो व्हाट इज z कोऑर्डिनेट? f ऑफ uv. सो दिस इज f ऑफ uv. लेट्स से ये u1 v1 है कोई पर्टिकुलर पॉइंट, देन दिस इज f ऑफ u1 v1, और वी विल गेट ए पॉइंट ऑन दिस surface just like we did it for the sphere example. So these kind of patches are called Monge patches. Now let D to R3 be a patch, then the image x of D satisfies definition of a surface. This type of surface is called simple surface. So once again, अगर कोई सी भी surface है, so let's say कोई सी example है हमारे पास, in this case for example this surface, then this surface is basically image of this subset, this open subset of R2. So basically इस केस में आपको neighborhood लेने की ज़रूरत नहीं है. तमाम की तमाम जो surface के points हैं वो itself आ रहे हैं image of a patch. So surface पे कोई सा भी point है, basically this is contained in the image of a proper patch. So कोई सा भी set का point ले लूँ, so इस surface का कोई सा भी मैं point ले लूँ, this is contained in image of a proper patch. So these kind of surfaces are called simple surfaces, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको एक पैच कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है और उसके बाद ये जो सरफेस की डेफिनेशन है वो उसको सेटिस्फाई करता है. Now let f of uv be a real valued differentiable function from R2 to R3. The graph z is equal to f of xy is the set of all points in R3 satisfying z minus f of uv is equal to 0. In fact, m is the image of the Monge patch, so m is a simple surface. So basically कोई सा भी आप real valued differentiable function ले लें f of uv, then by defining this map which is from some open set of R2 to R3 defined in the following way, x of uv is equal to uv f of uv, और basically आप तमाम का तमाम R2 भी ले सकते हैं. R2 is open in R2, so x from R2 to R3 जिसमें तमाम के तमाम सरफेस के पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे. सो दिस इज इक्वल टू uv f of uv. सो दिस इज बेसिकली ए पैच, ए प्रॉपर पैच. सो इस केस में आप देख सकते हैं इट इज़ 1 to 1, क्योंकि अगर रियल डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और दिस इज मैप क्योंकि तमाम के तमाम डिफरेंशिएबल हैं, एंड दिस इज रेगुलर, एंड आल्सो the inverse is basically 1 to 1. So basically किसी भी real differentiable function के लिए we can say that this is trivially a surface. So this trivially satisfies all the condition of the surface, और इसको हम कहते हैं these are simple surfaces. So जिनको प्रूव करना बहुत simple है, क्योंकि इस केस में एक ही मोंगे पैच बनेगा और एक ही पैच बनेगा. इस किस्म की सर्फेसेस हम कहते हैं
सिंपल सर्फेसेस। सो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने देखा कि सर्फेसेस को प्रॉपरली डिफाइन करना हमारी ज़रूरत है, क्योंकि उसके बाद ही हम उन पे कैलकुलस कर सकेंगे, उनके ऊपर जो कर्व्स हैं उनको डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट कर सकेंगे। सो हमने सर्फेसेस को प्रॉपरली डिफाइन किया। उसके बाद हमने देखा हाउ टू प्रूव दैट ए गिवन सेट और गिवन सबसेट ऑफ R3 इज ए सरफेस। इस केस में हमने स्फीयर लिया था। स्फीयर इज ए सरफेस, और ये जो डेफिनेशन ऑफ सरफेस हमने की थी उसको सेटिस्फाई कर रहा है, सो इट इज ए सरफेस। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि दिस इज ए वेरी लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स वे ऑफ प्रूविंग दैट ए गिवन सबसेट ऑफ R3 इज ए सरफेस। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू प्रूव दैट एनी गिवन सबसेट ऑफ R3 इज ए सरफेस। उसके बाद हमने देखा हाउ टू कंस्ट्रक्ट सिंपल सर्फेसेस। सो कोई सा भी हमारे पास रियल डिफरेंशिएबल फंक्शन है, वी कैन कंस्ट्रक्ट ए सरफेस विच ट्रिवियली satisfies all the conditions of the surface, so we call them simple surfaces. Next time हम surfaces को और ज़्यादा आगे लेके चलेंगे और ये देखेंगे for example how to prove that in a very simple way that the given subset of R3 is a surface or not. और उसके बाद हम कुछ examples करेंगे। For example हम ये भी देखेंगे कि why we require that in the definition of the patch it has to be a proper patch. So इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। This is the end of the lecture. Thank you very much and Allah Hafiz.